नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो मॉक टेस्ट 6 में आपका स्वागत है। इसमें हम पिछले वीडियो की तरह ही हम कुछ सवालों को लेंगे। वे क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में अक्सर रिपीटेड रहते हैं, यानी बार बार पूछे जाते हैं। इन सवालों का जवाब अगर आप जानते हैं तो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। इन सवालों को हम रेफरेंस के साथ सॉल्व करेंगे और एक सवाल के अंतर्गत में हम कई और सवाल को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि LWR अथवा CWR ट्रैक में काम में लिए जाने वाला ग्लूड ज्वाइंट कौन सा है, यानी विच टाइप ऑफ ग्लूड ज्वाइंट इज यूज्ड इन LWR CWR ट्रैक। जैसे कि यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, पर इसका सही जवाब जानने के लिए हमें मैनुअल के किस पैरा को पढ़ना आवश्यक है। अगर हमने उस पैरा को पढ़ा है तो इससे संबंधित सवाल का जवाब डालने में हमें आसानी होगी और हम बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सट्रैक्ट निकाल करके दिखाया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन ऑल फ्यूचर वर्क्स ऑफ ट्रैक सर्किटिंग glued insulated joints should be provided in place of a standard insulated joints wherever feasible. There are two kinds of glued joint, G3L with 6 bolts and G3S with 4 bolts for usage in LWR or CWR and SWR and free rail track respectively. यहाँ पर यह बताया गया है कि अब जो नए काम जो भी होंगे ट्रैक सर्किट के, उसमें स्टैंडर्ड इंसुलेटेड ग्लूड जॉइंट्स जो पहले लगाए जाते थे उसकी जगह पर ग्लूड इंसुलेटेड जॉइंट्स का प्रयोग किया जाएगा। और LWR ट्रैक में और CWR ट्रैक में G3L और G3S का प्रयोग SWR या फ्री रेल ट्रैक में किया जाएगा। इसमें और भी जानकारियां हैं कि G3L ग्लूड इंसुलेटेड ज्वाइंट जो कि 6 बोल्ट के साथ बने रहते हैं और G3S 4 बोल्ट के साथ बने रहते हैं। इसमें आप पहचान सकते हैं, थोड़ा आसानी होगी पहचानने के लिए अगर नाम के अनुसार में देखें। G3L L फॉर LWR और G3S S फॉर SWR और फ्री रेल ट्रैक। तो इन जानकारी के आधार पर आपसे कभी भी ग्लूड ज्वाइंट के संबंध में कि SWR में ग्लूड ज्वाइंट कौन सा लगता है, LWR में ग्लूड ज्वाइंट कौन सा लगता है, CWR में ग्लूड ज्वाइंट कौन सा लगता है, किस ग्लूड ज्वाइंट में कितने बोल्ट होते हैं, इस तरह के सभी सवालों का जवाब दे पाने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो इस तरह से इसका हम अगर जवाब देखें तो इसका जवाब होगा कि LWR CWR ट्रैक के लिए काम में लिया जाने वाला ग्लूड ज्वाइंट G3L है। अब चलें अगले सवाल की ओर। क्लियरेंस बिटवीन गार्ड रेल एंड रनिंग रेल इज डैश mm इन बीजी, यानी ब्रॉड गेज में गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कितनी दूरी होती है। इस टॉपिक से संबंधित जानकारी जो हमारे पास होनी चाहिए इस सवाल को जवाब देने के लिए, इसकी पूर्ण जानकारी मैं आपको स्नैप के सहारे दिखाना चाह रहा हूँ। ये स्नैप है गार्ड रेल के प्रोविजंस की। यहाँ एक पिक्चर भी बना हुआ है। इस पिक्चर में गार्ड रेल को प्रोवाइड करके दिखाया गया है। इसमें आप देखें तो आप यहाँ पर आप देख पाएंगे कई कुछ मार्किंग है, जैसे कि क्लियरेंस बिटवीन गार्ड रेल एंड रनिंग रेल, ये होती है, ये ब्रॉड गेज के लिए है। तो 250 प्लस माइनस 50 mm होता है जो यहाँ पर आप ये गैप रहती है। ये मेन रेल है, ये गार्ड रेल है। इस गार्ड रेल और मेन रेल के बीच में 250 प्लस माइनस 50 mm का गैप हो सकता है, अर्थात 200 mm से 300 mm के बीच में गैप हो सकता है। वहीं यहाँ पर अगर देखें कि ये अबटमेंट से लेकर के जो यहाँ पर सीधा सीधा गार्डरेल का जो लंबाई होती है, ये लंबाई 1825 mm होती है। ये भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और जो ये टेढ़ा वाला पोर्शन है जो कि जाके बीच में जाकर के सेंटर पोर्शन में ब्यूरेट कर दिया जाता है, इसकी जो लंबाई रहती है 4875 mm होती है। तो इस ढंग से इसमें आप कई सवालों के जवाब दे पाने में सक्षम हो पाएंगे अगर आपको ये स्नैप की जानकारी है और इसमें जो डिटेल्स है इसकी पूरी जानकारी अगर आपके पास है तो इस ढंग से। तो अब हम इसका ये जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं कि गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच में जो गैप होगा वो 250 प्लस माइनस 50 mm होगा।
और लेंथ ऑफ गार्डरेल जो कि बैलास्ट बॉल के आउटसाइड रहती है, जो सीधी रहती है, वो रहेगी 1825 mm। और जो बेंड की हुई रहती है और वो सेंटर में जाकर के ब्यूरिड कर दी जाती है, वो रहती है 4875 mm। तो अब इस जानकारी अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे कि ब्रॉड गेज में गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन सी 250 प्लस माइनस 50 mm इसकी दूरी होगी। चलें अगले सवाल की ओर। नंबर ऑफ लिफ्टिंग पॉइंट फॉर ए पैनल ऑफ 39 मीटर विल बी। अगर 39 मीटर के पैनल के लिए लिफ्टिंग पॉइंट की संख्या क्या होगी? इसके लिए आपको आरडीएसओ के स्पेसिफिकेशन में आपको जाना होगा। तो आरडीएसओ के स्पेसिफिकेशन CT-35 गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एंड स्टैकिंग ऑफ रेल्स का स्नैप मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितनी रेल की लंबाई में कितने लिफ्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, दो लिफ्टिंग पॉइंट के बीच में कितने का अंतर हो सकता है, और ओवरहैंग यानी कि रेल के आखिरी सिरे पर कितनी दूरी खाली रह सकती है, कितना लेंथ खाली रह सकता है, वो दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 12 मीटर की रेलें अगर हो तो उसमें दो लिफ्टिंग पॉइंट होगा, और उसमें 12 से 13 मीटर की अगर जो भी रेलें होंगी उसमें दो लिफ्टिंग पॉइंट्स होंगे, और 6 से 6.5 मीटर के बीच में दो लिफ्टिंग पॉइंट के बीच में अंतर होगा। अतः इस प्रकार लास्ट में जो ओवरहैंग रहेगा वो 3 से 3.25 के बीच में हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो भी हैं 26 मीटर, 39 मीटर, 130 मीटर और 260 मीटर में, तो आप यहाँ पर इसमें आसानी से इसको बता सकते हैं कि सिंपली कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें, जैसे यहाँ 26 मीटर है, तो 26 मीटर में अगर 13 से अगर आप भाग देते हैं तो कितना हो गया, 13 में से 26 को भाग गया, 2 आ गया, उसको आप डबल कर दिए तो 4 लिफ्टिंग पॉइंट आ जाएंगे। 39 में अगर 13 से अगर भाग दीजिए 13 से तो हो जाएगा 3, तो 3 का यहाँ पर 6 हो जाएगा डबल। उसी प्रकार 130 मीटर के रेल लेंथ में अगर 13 से भाग देते हैं तो आपका जवाब आएगा 10, तो 10 को डबल कर दिए तो 20 आ जाएगा। उसी प्रकार 260 में अगर 13 से भाग देते हैं तो आपका जवाब आता है 20, और उसको डबल कर दिए तो 40 लिफ्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। तो ये लिफ्टिंग पॉइंट जिन्हें कि स्लिंगिंग पॉइंट्स भी बोला जाता है, इस ढंग से आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। दो एडजेसेंट लिफ्टिंग पॉइंट के बीच में जो दूरी रहेगी वो 6.5 मीटर से ज़्यादा की नहीं रखी जाएगी, और ओवरहैंग 3.25 मीटर से अधिक का नहीं रखा जाएगा। अगर इतनी जानकारी आपके पास है तो इससे संबंधित आप किसी भी सवाल का जवाब दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस ढंग से 39 मीटर के पैनल की लिफ्टिंग पॉइंट की संख्या, जैसा मैंने आपको बताया चार्ट के हिसाब से, 39 में से 13 से भाग दे दीजिए तो 3 आएगा, 3 को डबल कर दीजिए तो क्या आएगा 6। तो इस प्रकार 6 लिफ्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की। जॉगल फिश प्लेट विद क्लैंप्स और टू फार इन बोल्ट्स। यहाँ ध्यान से पढ़ना है, जॉगल फिश प्लेट विद क्लैंप्स यानी क्लैंप के साथ भी जॉगल फिश लगा रह सकता है, या जॉगल फिश प्लेट के साथ टू फॉर इन बोल्ट का भी प्रोविजन हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। ऑन गुड 80 वेल्ड शैल बी प्रोवाइडेड ऑन वैंक्स हैविंग हाइट डैश मीटर और मोर। यानी कि अच्छा अगर 80 वेल्ड है, किसी अच्छे 80 वेल्ड पर कब जा करके क्लैंप के साथ दो फार इन बोल्ट की सहायता से या क्लैंप की सहायता से बेल्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यदि बैंक की हाइट कितने मीटर से अधिक हो। सिंपल तरीका है सवाल का, पूछा गया है कि बैंक की हाइट कितना मीटर से अधिक रहने पर अच्छे 80 वेल्ड को भी क्लैंप सहित या फार इन बोल्ट की सहायता से जॉगल फेस प्लेट करके प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो इसके लिए आपको स्नैप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं मैनुअल्स के, जो अगर आप पढ़ करके रखें तो आपके लिए और भी कई सवालों को जवाब दे पाने में आसानी रहेगी। जैसा कि अगर आप देख पा रहे होंगे स्नैप पर, तो आप यहाँ पर देखें तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि जॉगल फिश प्लेट विद फार इन बोल्ट्स, joggle faceplate with far in bolt shall be provided on 80 wheels which have undertaken equal to or more traffic 50% stipulated life। यानी कि अगर किसी वेल्ड की लाइफ 50% से ज्यादा हो गई है, जो रेल की स्टिपुलेटेड लाइफ दी गई है उसके 50% से अगर ज्यादा हो गई है, तो जॉगल फेस प्लेट विद फार एंड बोल्ट्स का प्रोविजन किया जाएगा। दूसरा हमारे पास है कि जॉगल फेस प्लेट विद क्लैंप्स और टू फार एंड बोल्ट्स का
ऐसे गुड वेल्ड्स के ऊपर भी प्रोविजन किया जाएगा जिनकी बैंक हाइट 5 मीटर से ज्यादा है, जो कि सवाल में पूछा गया है। तीसरा है कि जॉगल फिश बेड विद क्लैंप और टू फार एंड बोर्ड्स ऑन गुड 80 वेल्ड शैल बी प्रोवाइडेड ऑन ब्रिजेज, यानी कि उन ब्रिजेज के ऊपर जिनका वाटर बेस 100 मीटर या उससे ज्यादा है, साथ ही साथ उनके 100 मीटर के अप्रोचेस तक आने वाले ट्रैक में भी जो भी गुड वेल्ड होंगे उनको भी जॉगल फेस प्लेटिंग कर दी जाएगी। और उन जो 80 वेल्ड का भी प्रोटेक्शन किया जाएगा जो कि कर्व 3 डिग्री या शार्पर कर्व में 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज्यादा वाले कर्व में जोड़ आते हैं, उनको भी जॉगल फेस प्लेटिंग की जाएगी। तो अगर ये सारी जानकारियां हैं तो हम जॉगल फेस प्लेट से संबंधित सवालों का जवाब दे पाने में आसानी से सक्षम हो पाते हैं। अब चूंकि ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई है तो आप आसानी से जो नीचे दिए गए सवाल हैं उसका जवाब आप दे पाइएगा। तो इस ढंग से इस सवाल का जवाब हो जाएगा कि 5 मीटर से अगर अधिक बैंक की हाइट है तो उस कंडीशन में हम जो अच्छे एटी बेल्ट हैं उसके ऊपर भी फारिन बोल्ट के साथ जॉगल फेस प्लेट या क्लैंप के साथ जॉगल फेस प्लेट का प्रोविजन कर सकते हैं, यानी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन SWR द गैप सर्वे एंड एडजस्टमेंट शुड नॉर्मली बी डन बिफोर द एंड ऑफ वंस ईयर। यहां पर सवाल में आपसे पूछा गया है कि SWR ट्रैक में गैप सर्वे और उसका एडजस्टमेंट किस माह के अंत में साल में एक बार किया जाता है। तो इसमें इस सवाल से और भी जानकारी हो रही है प्राप्त हमको कि SWR ट्रैक में गैप सर्वे साल भर में एक बार किया जाता है और उसका समायोजन किस महीने तक में के में अंत तक में हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपके मैनुअल के इस पैरा को आपको पढ़ना चाहिए कि गैप सर्वे एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ गैप्स इज टू बी कैरिड आउट इन स्ट्रेचेज वेयर ट्रैक डेवलप्स एक्सेसिव क्रीप्स, जैम्ड जॉइंट्स, सन किंग्स, मिसअलाइनमेंट, वाइड गैप्स, बैटर एंड हैव जॉइंट्स, fractures at joints and bending of bolts, etc. In SWR, the gap survey and adjustment should normally be done before the end of February. तो फरवरी महीने के अंत तक ये हो जाना चाहिए, साल भर में एक बार। फरवरी महीने के अंत का मतलब हो गया कि ऑनसेट ऑफ समर। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा कि फरवरी महीने के अंत तक में इस को गैप सर्वे का समायोजन कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली LWR विद 52 kg per meter rail on PSC स्लीपर विद 1540 स्लीपर डेंसिटी एंड एबव कैनॉट बी लेड ऑन कर्ब शार्पर देन, यानी कि अगर LWR है 52 kg का रेल है, PSC का स्लीपर है, 1540 और उससे अधिक की डेंसिटी है, तो वह कितने डिग्री से अधिक के कर्व पर नहीं डाली जा सकती है। तो इसके लिए आपको स्नैप में दिखा रहा हूं, उसको पढ़ने के बाद इसका सवाल का आप जवाब दे पाइएगा। LWR और CWR with 52 kg per meter rail on PSC sleeper with 1540 sleeper density and above may be laid on curves up to 440 मीटर रेडियस। यहाँ पर क्लियरली पूछा गया, सवाल में पूछा गया जनरली, तो जो नॉर्मल आपको जवाब है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इस ढंग से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 440 मीटर से अधिक के वक्र पर आप ये प्रोविजंस, LWR का प्रोविजंस ये निम्नलिखित कंडीशनों के साथ में आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज और भी दिया हुआ है कि लेकिन टेम्परेचर जोन 1 में इसे 5 डिग्री के कर्व तक दिया जा सकता है जिसके साथ कुछ सब्जेक्टेड टू कंडीशंस लागू होंगे। तो जोन 1 का जब सवाल आएगा तो 350 मीटर रेडियस तक का भी जवाब आप दे सकते हैं 5 डिग्री के कर्व में। पर यहाँ पर पूछा गया था कि जनरली, यानी कि सामान्यतः, तो सामान्यतः में जो सामान्य नियम है कि 440 तक के ही कर्व तक में दिया जा सकता है, 440 मीटर से अधिक के रेडियस वाले कर्व पर यह प्रोविजन नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल, स्टीपेस्ट परमिटेड ग्रेड फॉर LWR CWR शैल बी, यानी कि LWR CWR में अधिकतम अनुमत ढलान कितना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके लिए मैं स्नैप्स दिखा रहा हूं, इसमें कई करेक्शन स्लिप्स भी आए हुए हैं, तो आप इसे पूरा देख लें कि द स्टीपेस्ट परमिटेड ग्रेड इन LWR CWR शैल बी 1 in 100। जो हमारे सवाल में पूछा गया है कि स्टीपेस्ट परमिटेड ग्रेड फॉर LWR CWR शैल बी 1 in 100, तो जब सवाल में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ नहीं हो तो उसे सामान्य तरीके का सवाल ही समझना चाहिए।
पर यहाँ पर आप और चीज पढ़ें कि हाउएवर LWR विद 60 kg per meter rail on PSC sleeper with 1660 sleeper density may be permitted up to 1 in 65 gradient for the zone 1 and zone 2। यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर 60 kg का रेल हो, PSC स्लीपर हो और 1660 की स्लीपर डेंसिटी हो, तब यह स्टीपेस्ट ग्रेडियंट जो हो जाएगा 1 in 65 का हो सकता है जोन 1 और जोन 2 में। और जोन 3 में ये हो सकता है 1 in 80, सॉरी, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में 1 in 65 होगा, और जोन 4 में 1 in 80 ग्रेडियंट तक परमिटेड हो सकता है। पर इसके लिए प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर की अनुमति होनी चाहिए, या प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर इस संबंध में कोई सर्कुलर अगर उन्होंने जारी कर रखा हो तो ऐसा हो सकता है। लेकिन सामान्यतः ये जो नियम है, यह सामान्य जब सवाल पूछा जाता है कि स्टीपेस्ट परमिटेड ग्रेड फॉर LWR CWR SLB, तब वहां पर हमारा जवाब 1 in 100 ही होगा, जब तक स्पेशल कंडीशन न डाली गई हो। तो इस ढंग से इस सवाल का जवाब हम दे पाएंगे कि LWR CWR में अधिकतम अनुमत ढलान 1 in 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्रूव्ड ACJ मे बी लोकेटेड ऑन कर्व्स अप टू हाउ मच डिग्री, यानी कि इम्प्रूव्ड एसीजे को कितनी डिग्री की गोलाई तक में डाला जा सकता है। तो इम्प्रूव्ड एसीजे किस किस गोलाई में डाला जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी अगर हमारे पास है तो हम इस संबंध में इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्नैप्स में कि जो कन्वेंशनल एसीजे है RT4160 और RT4765, ये सिर्फ 0.5 डिग्री तक के कर्व तक ही डाला जा सकता है, इससे अधिक कर्व तक नहीं डाला जा सकता है। उसी प्रकार इम्प्रूव्ड एसीजे 6902, 6914, 6922 और 6930, ये सभी के सभी आप देख रहे होंगे कि 69 से के सीरीज में स्टार्ट हो रहे हैं। तो 69 के सीरीज वाले जो इम्प्रूव्ड एसीजे हैं 6902, 6914 और 6922 और 6930, ये 2 डिग्री के कर्व तक डाले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें इससे अधिक वाले कर्व में अगर डालना है अप टू 4 डिग्री तक के कर्व में, तो RT8926 65 mm मैक्सिमम गैप और 65 kg BG ट्रैक विद अप्रूव्ड ऑफ द सिटी, इसमें सिटी का अप्रूवल के साथ में ये डाला जा सकता है। तो अब हम इस सवाल को जाकर के अगर देखें तो इस बात को हम थोड़ा समझ पाएंगे कि सवाल में वास्तव में क्या पूछा गया है और सवाल में हमको जवाब क्या देना है। तो यहाँ सिंपल सवाल में क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह के सवाल हैं, मतलब इम्प्रूव्ड एसीजे मे बी लोकेटेड ऑन कर्व अप टू हाउ मच डिग्री, तो इसमें 0.5 डिग्री भी हो सकता है अगर वो कन्वेंशनल होता। इम्प्रूव्ड वाले में 2 डिग्री भी हो सकता है और 4 डिग्री तक का भी कर्व हो सकता है। तो इसमें 2 डिग्री का कहीं पर भी सवाल में ऑप्शंस हमारे पास नहीं दिए हुए हैं, तो दिए गए ऑप्शंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें से जो सबसे सर्वोत्तम जवाब है वो है कि 4 डिग्री तक की गोलाई तक में ये एसीजे, इंप्रूव्ड एसीजे डाला जा सकता है। तो चले अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल में हम, जो अगला सवाल हमारा है वो है, एट डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर a standard gap of ACJ for 60 kg rail is dash millimeter। डी स्ट्रेसिंग तापमान पर 60 kg ACJ का मानक गैप क्या होगा, यानी जब भी डी स्ट्रेसिंग हम कर रहे होते हैं LWR का, तो गैप का एडजस्टमेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड गैप कितना रखना होता है। तो इसके लिए आपको यह स्नैप बिल्कुल में ध्यान में आना चाहिए, इसके बाद आप इससे संबंधित और भी सवाल का जवाब दे पाइएगा। तो गैप एट एसीजे शैल बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ डीस्ट्रेसिंग ऑफ LWR CWR। अगर 52 kg का भी अगर ट्रैक होगा, LWR होगा, तो भी जो स्टैंडर्ड गैप होगा वो 40 mm होगा, और 60 kg का भी होगा तो भी स्टैंडर्ड गैप 40 mm का ही होगा। तो इस ढंग से आप समझ पा रहे हैं कि 52 kg और 60 kg दोनों ही स्थितियों में आपको 40 mm का गैप होगा। तो इस सवाल का सिंपली जवाब हो गया कि इसका 40 mm गैप होता है। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग ऑफ टंग रेल एंड स्टॉक रेल ऑफ एसीजे शैल बी डन वंस इन।
एसीजे के स्टॉक रेल और टंग रेल की ऑयलिंग और ग्रेसिंग कितने दिनों पर की जाती है? क्या वीकली की जाती है, फोर्टनाइटली की जाती है, डेली की जाती है या मंथली की जाती है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप इस स्नैप को पढ़ें, मेंटेनेंस ऑफ एसीजे। मेंटेनेंस ऑफ एसीजे में लिखा हुआ है कि वंस इन ए फोर्टनाइट एसीजे शैल बी चेक्ड, पैक्ड एंड अलाइंड इफ नेसेसरी. Oiling and greasing of tongue rail and stalk rail of ACJ and tightening of fastening shall be done simultaneously. During his daily patrolling, keyman shall keep a special watch on the ACJ following his beat. तो इस सवाल का जवाब जानने से आपको मालूम चल रहा है कि एसीजे को हर 15 दिनों पर यानी फोर्थ नाइटली चेक किया जाएगा, उसके अलाइनमेंट के लिए, उसकी पैकिंग के लिए। साथ ही साथ वायलिंग और ग्रीसिंग भी टंगरेल और स्टॉक रेल की जाएगी और फिटिंग्स की टाइटनिंग भी की जाएगी। और कीमैन अपने डेली पेट्रोलिंग के दौरान में एसीजे पर स्पेशल वॉच उसके मूवमेंट पर रखेगा कि उसकी गैप की पोजीशन कैसी बनती है। तो इस ढंग से इसका जवाब हमारे पास जो बना वो बना फोर्थ नाइटली। Before loosening of alternate sleeper fastening for de-stressing of LWR track, a speed restriction of dash kmph shall be imposed. LWR की de-stressing का कार्य करने से पूर्व अल्टरनेट स्लीपर की फिटिंग ढीली करने से पहले kmph का गति प्रतिबंध लगाया जाता है। जब भी हम LWR की de-stressing कर रहे होते हैं तो प्री वर्क में हम अल्टरनेट स्लीपर की फिटिंग खोल कर रखते हैं ताकि वो उतना समय हमारे पास बच जाए। तो उस समय हमें कितने का स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए जब ये फिटिंग हमने नहीं खोली है और खोलनी होती है? तो इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिए, शेड्यूल ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन में अगर आप जाकर देखें तो इसके सेकंड पैरा में क्लियरली इस बात का वर्णन किया हुआ है कि व्हेन स्लीपर फास्टनिंग और अल्टरनेट स्लीपर्स आर लूजन्ड बिफोर डी स्ट्रेसिंग तो 30 kmph का स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो गया 30 kmph. The gap between the top of the leading stretcher bar and bottom of the stock rail should be between dash dash mm. लीडिंग स्ट्रेचर बार के टॉप और स्टॉक रेल के बॉटम के बीच में जो गैप रहता है वो कितने से कितने mm के बीच में होना चाहिए? इसके लिए देखिए आप ये स्नैप ध्यान में रखें। द स्ट्रेचर बार कनेक्टेड टू द पुल रॉड shall be maintained jointly by the permanent base staff and the सिंगल स्टाफ, ये दोनों के द्वारा जो स्ट्रेचर बार होता है और पुलिंग रॉड होता है उसको मेंटेन करता है। तो उनके बीच में जो गैप वहां पर मेंटेन करते हैं तो गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द लीडिंग स्ट्रेचर बार एंड द बॉटम ऑफ द स्टॉक रेल शैल बी 1.5 mm to 5 mm। पहले ये 1.5 mm से 3 mm तक हुआ करता था, जिसे कि करेक्शन स्लिप के द्वारा बदल करके 1.5 mm से 5 mm कर दिया गया है। तो इस बात में हमेशा ध्यान रखें कि ये जवाब 1.5 mm से 5 mm तक रहेगा, पुराने वाले डेटा से कंफ्यूज ना करें। तो इस तरह इसका जवाब हो जाएगा 1.5 to 5 mm। तो आज का सवाल समाप्त होता है। इसी सवाल के साथ आज का सेशन भी समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।